अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल कहानी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे तेरे इश्क में फिदा की तीसरी किस्त। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अरहम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देखकर अबरेश को लगा था कि गोली उसे लगी है। जो यूं ही गर्दन अकड़ाए, बाजू गिराए, बिना पलके झपकाए, बगैर हिले खड़ा अबरेश को देख रहा था, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो अरहम के पीछे कुछ फासले पर एहतिशाम को देख रही थी, जो पिस्टल वापस हॉस्टलर में लगाता खतरनाक संजीदगी से उनकी जाने भी बढ़ रहा था। उनके दरमियान थोड़ा ही फासला बचा था, जबकि अरहम यूं का तू खड़ा था जैसे कोई स्टैचू कर गया हो। अरहम, तुम ठीक हो? अबरेश ने घबराए हुए पूछा था, जबकि अबरेश के पूछने पर वो होश की दुनिया में लौटा और अपनी जगह से हिलकर अबरेश की जानिब कदम बढ़ाए। अरहम की फिक्र करते अबरेश को देखकर एहतिशाम ने मुठ्ठियां भींची। रुको वहीं! अचानक से एहतिशाम की भारी आवाज़ गूंजी। वो अरहम को अबरेश की तरफ बढ़ता देखकर रुक गया। अबरेश हैरत ज़दा सी अरहम को ठीक ठाक देख रही थी कि अगर गोली उसे नहीं लगी तो फिर किसे लगी है। वो अभी सोच ही रही थी जब नज़र गाड़ी के पिछले टायर पर पड़ी। उसे वक्फे में एहतिशाम सिकंदर अब उन दोनों के नज़दीक आ गया था। अरहम खान! उसकी पुश्त के एन पीछे खड़े होकर सरसराती आवाज़ में पुकारा, जबकि अरहम ने पलटकर एहतिशाम को देखा। सफ़ेद रंगत में गुस्से की शिद्दत से सुर्खी घुली हुई थी, खूबसूरत नकूश पर सख्ती बढ़ती हुई थी। दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसके सामने खड़ा था। एहतिशाम लाला! अरहम उसको देखकर कुछ देर पहले की कैफियत पर खफीफ सा हुआ। एहतिशाम को वो बचपन वाला अरहम ही लगा, जो उसे तपाकर कुछ देर बाद उसके सामने आकर शिद्दत से एहतिशाम को गले लग जाया करता था। एहतिशाम उसको देख रहा था कि वो बगैर सोचे समझे का मौका दिया एहतिशाम के गले लग चुका था और शिद्दत से उसे भींचा। तभी एहतिशाम के होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कुराहट छप दिखलाकर गायब हुई। जवाबन एहतिशाम ने भी उसके गिर्द हिसार बांधा। लाख नाराज, गुस्सा, लड़ाइयाँ, दुश्मनी सही, पर वो अरहम और बी जान को हरगिज़ बीच में नहीं ला सकता था, इसलिए वो सब भूले अरहम को खुद में भींच गया। अबरेश के साथ यूनिवर्सिटी में देखकर तो वो खौल उठाता, तब पर नहीं जानता था कि ये उसका कज़न था। एहतिशाम लाला, कैसे हैं आप? अरहम ने खुशी से चूर लहजे में इस्तफार किया। ठीक। वो अपने खौल में बंद होता उससे दूर हुआ और अजली अंदाज में बोला, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अरहम उसको देख कर बोला कि वो बचपन में भी यूं ही सड़ू अकड़ू किस्म का था, और तुम भी। एहतिशाम ने कहकर पीछे खड़ी आंखें फटने की हद तक खोले अबरेश को देखा। वो तो जैसे एहतिशाम अरहम को मिलता देखकर सकते में चली गई थी। ये थोड़ी देर पहले वाली क्या हरकत थी? एहतिशाम ने रोबदार लहजे में पूछा, जबकि अरहम गड़बड़ाया और अबरेश होश की दुनिया में लौटी। चलें डबल रोटी? अबरेश एहतिशाम को इग्नोर करती बोली कि दिल न जाने खौफ से धड़क रहा था। इस पागल शख्स से कोई उम्मीद नहीं थी कि यहीं से ही ले जाए। वो उसकी वार्निंग को मिट्टी में मिलाकर ना सिर्फ छोटी हवेली गई थी, बल्कि उसके साथ भी घूमने आई थी, जिसके साथ बचपन में ही एहतिशाम ने उसे दूर रहने का दर्ज दिया था। और अब वो दोनों बड़े हो चुके थे, तो अब एहतिशाम का क्या रिएक्शन होना था, सोचकर ही अबरेश ने झुरझुरी ली थी। एहतिशाम ने उनको खतरनाक तेवरों से देखकर कहा कि अबरेश गड़बड़ा गई। चलते हैं ना? रुको तो थोड़ी देर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? एहतिशाम ने पूछना ज़रूरी समझा। गुस्से की हद बढ़ गई थी कि वो अरहम के साथ सैर सपाटों पे निकली हुई थी। वो लाला इस चुड़ैल को आइसक्रीम खानी थी इसलिए, और फिर इसे बागड़ बिल्ली देखनी थी। बागड़ बिल्ला तो कहीं कह नहीं सकता था इसे यहाँ आए पर सिवाय बकरियों के कुछ ना दिखा। अरहम ताज्जुब से सर हिलाते बोला कि सारा मलबा अबरेश पे गिरा गया। झूठे शख्स, तुमने कहा था कि मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, और बागड़ बिल्ला भी तुमने ही कहा था। एहतिशाम भाई को मेरी तो अचानक से नज़र पड़ी तो ज़बान से फिसल। इससे पहले कि अबरेश मजीद गोहर अफशानी करती नज़रें एहतिशाम के गिरे आंखों से टकराई तो उनसे लपकते शोले देखकर ज़बान को ब्रेक लगी, जबकि अरहम को एकदम हंसी का दौरा पड़ा था। दोनों ने एक दूसरे से नज़रें फेरकर इस आफत की पुड़े को देखा, जो खांसता दानिस्ता तौर पर एहतिशाम से दूर हुआ था और गाड़ी से जा लगा। ये एहतिशाम से जान बचाने का हरबा था, जिस पर वो बर वक्त अमल कर चुका था। लाला, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरहम मासूमियत वाला रूप धारे बोला। एहतिशाम ने आईब्रो उचकाई और घूरा, जैसे मुझे तो पता नहीं। उसने यही तासुफ दिया कि अरहम बेचारा शर्मिंदा सा यहाँ वहाँ देखने लगा। और तुम अबरेश बीबी? एहतिशाम अब अबरेश की तरफ मुतवज्जो हो। किसकी इजाज़त से हवेली से बाहर कदम निकाले? आवाज़ में गरजपन था कि अबरेश अपनी जगह से उछली। खानम बी की इजाज़त से। अबरेश हल्की आवाज़ में मिनमिनाई। मैंने क्या कहा था? एहतिशाम ने उसी लहजे में अगला सवाल किया। मना किया था जाने से। और अरहम को देखती बेचारी शक्ल बनाए बोली, तो खानम बी ने इजाज़त दी। अबरेश उसकी गिरे सुर्ख आंखों में देखकर बोली। खानम बी से इजाज़त लेकर इससे इनकार को कोई अहमियत दिए बगैर वो अपनी मनमानी कर गई। ये सोच आते ही एहतिशाम का दिमाग घूम गया था। मेरी कोई अहमियत नहीं, डैमिट! वो एकदम से चिल्लाया, जबकि खौफ से अबरेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चिल्लाने पर अरहम, जो
धोखे से खड़ा था, हड़बड़ाकर सीधा हुआ। मैं क्यों और किस लिए पूछूं आपसे, जब खानम भी घर की बड़ी हैं। मैंने उनसे पूछ लिया तो आपकी क्यों सुनूं मैं, आप क्यों मुझ पर रोब झाड़ रहे हैं। अब्रिश हिम्मत करती चादर को मुट्ठी में भींचे बिलाखिर दिमाग में घूमता सवाल पूछ ही लिया, जबकि एहतशाम के अंदर खून में जैसे उबाल आया था। तभी सेकंड की देर किए बगैर वो उस तक पहुंचकर उसका बाजू दबोच चुका था। मैं पूरा हक रखता हूँ तुमसे सवाल जवाब करने और रोब जमाने का, आई समझ चलो अब। वो सर्द आवाज़ में फिनकारा, उसे अपने साथ घसीटता। कहाँ, उससे पूछने पर एहतशाम ने बिना कुछ बोले सुर्ख आंखों से देखा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब्रिश उसकी आहनी गिरफ्त अपने बाजू से हटाती बोली। जब भी एहतशाम रुका और खूनख्वार नज़रों से अब्रिश को देखा। ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, घर ही लेकर जा रहा हूँ पागल औरत। और तुम मिस्टर अरहम खान शराफत का लिबादा ओढ़े फटाफट घर की राह पकड़ो। एहतशाम अब्रिश को डराकर अरहम से बोला, क्योंकि जानता था कि जब तक अरहम यहाँ रहा अब्रिश को शय मिलेगी और वो उसके जाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। मैं जो हैरानगी से उन दोनों को देख रहा था, एहतशाम के कहने पर सर हिलाया, पर जाने के बजाय वहीं खड़ा होकर उनको देख रहा था। मैं कल जाऊंगी घर पर, आपके साथ नहीं जाना। अब्रिश ने उसके हाथ पर नाखून काटते कहा। एहतशाम उसकी बात पर कान धरे बगैर उसकी जेल में धंसते नाखूनों पर लब भींच कर आगे बढ़ा। छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे, अब्रिश सख्त लहजे में बोली, जबकि मुकाबिल कोई असर लिए बिना उसे खींचता चला जा रहा था। आपको सुनाई नहीं दे रहा एहतशाम भाई, नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ, अब्रिश का सबर जवाब दे गया। तभी ऊंची आवाज़ में बोलकर उसकी गिरफ्त से छुटाई थी। उसके चिल्लाने पर एहतशाम के कदमों को ब्रेक लगी थी, जो पहले ही शोला जवाला बना हुआ था। मजीद उसके इनकार ने सीखपा कर दिया था। शट अप, जस्ट शट अप। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, समझ आई मेरी बात। एहतशाम उसे झटका देकर अपने करीब करते बुलंद आवाज़ में धाड़ा था कि अब्रिश का दिल इंतहाई सुस्त रवि से धड़कने लगा। वो खौफजदा सी उसे देख रही थी। उस सारे वाक़े में अरहम फुर्सत से खड़ा दांत निकालते गाड़ी से टेक लगाए दोनों बाजू सीने पर बांधे उनकी फाइट देखता एंजॉय कर रहा था। और कैसे नहीं जाओगी तुम, तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे। अब अगर मेरे आदमियों के सामने तुम्हारी हल्की सी भी आवाज़ निकली तो ये सारी गोलियां तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। एहतशाम पिस्टल निकाल के उसके होंठों के करीब करता नीची आवाज़ में धड़ा के खौफ अब्रिश के रगो पै में सरायत कर गया था। क्रिस्टल बड़ी बड़ी आंखों में पानी उतर आया कि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी हिचकोले खाने लगा। उसने दुख से निचले लब बाहर निकाले। उस वक्त वो कोई मासूम सी बच्ची ही लग रही थी। बेसाख्ता एहतशाम को अपना दिल उन नैन कटोरों में डूबता महसूस हुआ था। मुझे अरहम के साथ जाना है, वो सू सू करती बोली, जबकि एहतशाम जो उसके खूबसूरत चेहरे को वालेहाना नज़रों से देख रहा था चौंक कर होश में आया। एक हाथ की मुट्ठी भींची और दूसरे पर अब्रिश के बाजू पर जोर बढ़ाया कि उसकी सिसकी सी निकली थी। मेरे साथ जाओगी तुम, अब अगर नहीं नाम लिया तो इधर ही दफना दूंगा। उसके हद दर्जा करीब होते गिरे आंखें उसकी थोड़ी की खम में तिल पर जमाए सरसराते लहजे में बोला, जबकि अब्रिश तो सच में देव की कैद होने पर आंखों से आंसू छलक पड़े थे। और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। एहतशाम ने माथे पर तेवरी चढ़ाया, उसे वहीं जमे देखकर गुस्से से कहा, कैसे जाऊं लाला। और हमने कान खुजाते मासूमियत से कहा, क्यों, अब तुम्हें क्या तकलीफ पड़ गई है, कहाँ जाना है तुम्हें। तुम्हारी बहन को तो छोटी हवेली ले जाने का भूत सवार है। और तुम्हारी बहन पर जोर देते बहुत कुछ बावर करवा गया था। उसके अंदाज पर हमने मुस्कुराहट छुपाई। मैं तो हवेली जाना चाहता, पर आपकी बदौलत मेरी गाड़ी का टायर शहीद हो गया है। मेरे खास माते हैं, तुम्हें छोड़ देगा, एहतशाम ने कहा और अब्रिश को लिए दूसरी गाड़ी की जाने बढ़ा। एहतशाम लाला, अब्रिश को आज छोटी हवेली रह लेने दे। अरहम ने अब्रिश की उतरी सूरत देखकर पीछे से हाँक लगाई। तुमसे मशवरा नहीं मांगा, जान प्यारी है तो निकलो यहाँ से। वो बिना मुड़े बोला और गाड़ी का फ्रंट डोर खोल कर अब्रिश को अंदर पटकने के अंदाज में धकेला। फेंक आओ से वो अपने खास मुलाजिम को अरहम की जानिब इशारा करके कहता गाड़ी में बैठा। अब्रिश गाड़ी का डोर खोलने की तगोतों में घुलती बेजार हो गई थी। तभी झुंझलाकर एहतशाम को पुकारा। एहतशाम भा। उसने पहले अब्रिश मुकम्मल जुमला करती। एहतशाम ने गर्दन मोड़कर उसे वार्निंग देती नज़रों से देखा कि अब्रिश के लफ्ज़ सख्ती से भींचे। कोई बकवास नहीं, अब मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, मज़ीद तुम्हारी फजूल गोई नहीं कर दिया है। वो स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत किए भारी आवाज़ में बोला कि अब्रिश को लगा वो उसके हर लम्हा मिलती धमकियों को सुनते ही मर जाएगी। अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है। वो लब सी आंसू बहाती खिड़की की जानिब रुख मोड़ गई। बड़ी हवेली में गाड़ी रुकते ही अब्रिश तेज़ी से बाहर निकली थी। खानम भी वो लाउंज में सबको बैठे देख कर रोती उनकी जानिब बढ़ी। अब्रिश मेरी बच्ची। खानम भी उसको यूँ दुख से पुकारने पर तड़प उठी थी। शबाना बेगम और बाकी सब भी उसकी शिद्दत पर रोने पर परेशान हो गए थे। क्या हुआ, क्यों रो रही हो। खानम भी उसे सीने में भींचे बोली। खानम भी, आपका वो जल्लाद से खड़ूस लाडला जहरीला पोता मुझे अपने साथ खींच कर ले आया, मुझे रहने नहीं दिया छोटी हवेली। वो बहुत बुरा है। खानम भी, अब्रिश इसके भरती दिल की भड़ास निकाल गई। मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हूँ, जिसका अंदाज़ा कुछ घंटों बाद हो जाएगा। उसके पीछे आता एहतशाम अपने लिए अलकाबात पर निचले लब का किनारा दांतों में दबाए गंभीर रोबदार आवाज़ में बोला और सबको शदीद शोशत छोड़कर अपने कमरे की जाने बढ़ गया। देखा खानम भी, ये ऐसे क्यों है बड़ी मम्मा। वो खानम बी से कहती
कहती नरगिस बेगम से शिकवा कर गई, जबकि सबके दिल तो अब खौफ से तेज़ धड़क रहे थे जबकि उसको जहरीले शख्स से निकाह का पता चलेगा। नरगिस बेगम उसके यूं कहने पर मुस्कुराहट दबा गई। आपका बेटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बड़ी मम्मा, मेरा दिल करता है मैं उनको। उससे पहले अबरेज दिल की बात सबको बताती एहतशाम की गरजदार आवाज़ गूंजी, मुझे कौन सा तुमसे इश्क है और तुम्हारा जो दिल करता है बाद में करना, फ़ौरन से चाय लेकर आओ मेरे कमरे में। जीने चढ़ता वो उसकी गौहर अफसानियाँ सुन चुका था जब भी ऊंची आवाज़ में बोला कि अपने कमरे में जाकर ठा से दरवाज़ा बंद किया था। मैं बनाऊं चाय? अबरेज का सदमा लगा था, इतने सारे घर के लोगों के बीच वो उसे कह कर गया था। मोरे सुना आपने कुछ अनोखा तो नहीं कहा उसने जो सदमा लग गया है। जाओ। शबाना बेगम नजर चुराती उसे डपट कर वहाँ से उठाती। मैं क्यों बनाऊँ, ना पिए भली भला से। अबरेज सुना नहीं, जाओ बनाओ जाकर। अब की बार वो सख्त लहजे में बोली। सजल आपी, रुबाब आपी। अबरेज ने उनको देखा, वो कंधे उचका गई। अबरेज फिर से रोना शुरू हो गई थी। क्या है बहू, क्यों बच्ची को परेशान करी हो? जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ। खानम बी ने अबरेज को कमरे में भेजा और रुबाब को चाय बनाने का कहा, जबकि बाकी सब बैठे रात की मेहंदी के फंक्शन के अरेंजमेंट पर बात करने लगे। अहमद, जारून, साहिर, तुम लोग छोटी हवेली जाओ, उनको एहतशाम की शादी की दावत दे और खुसूसन मेहंदी के फंक्शन का भी आने का कहना। सिकंदर खान ने तीनों लड़कों से कहा। एहतशाम के कहने पर किसी को भी नहीं बुलाया था, बस घर के ही लोग थे, पर हवेली के बड़े बेटे की शादी थी तो वो अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। आ जाओ। दस्तक की आवाज़ पर एहतशाम ने इजाज़त दी। रुबाब चाय का कप पकड़े ट्रे में रखे अंदर आई। एहतशाम भाई आपकी चाय। वो जो सोफे पर बैठे लैपटॉप गोद में लिए काम कर रहा था, रुबाब की आवाज़ पर चौंक कर देखा। पल में माथे पर बल पड़े थे। गुड़िया तुम क्यों लाई हो? एहतशाम ने प्यार से बहन को देखा। भाई आप हमारी छोटी सी नाजुक जान भाभी पर इतना जुल्म ना करें। रुबाब मुस्कुराहट दबाए बोली और फ़ौरन से कमरे से निकल गई। व्हाट द हेल, ये कौन सा जुल्म है नाजुक जान पर? एहतशाम बड़बड़ाया। तुम्हें तो मैं देख लूँगा अबरेज बीबी। एहतशाम ने कप पर गिरफ्त मजबूत की जैसे अबरेज की गर्दन पर दबाव बढ़ाया हो। अबरेज कहाँ है? अरहम के अकेले आता देखकर बी जान ने पूछा। वो नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? तुम्हारे साथ गई थी बी जान की जगह? इर्तिजा ने पूछा। वो कुछ देर पहले ही लौटा था और अब फिरोज खान और बी जान के पास बैठा था। वो बड़ी हवेली चली गई है। बड़ी हवेली पर कैसे, किसके साथ? अबरेज तो रुकने आई थी। बी जान ने हैरानगी से पूछा। एहतशाम लाला ले गए हैं। अरहम सोफे पर बैठता बोला। सुनकर इर्तिजा ने रब से मुट्ठियां बीची और बाकी सब गहरी सांस भर कर रह गए। ये लड़का मेरे हाथों ज़रूर मरेगा बी जान, इर्तिजा सर्द आवाज़ में बोला, जबकि बी जान ने दहल कर उसे देखा। बेटा उसकी मर्जी, वो पूरा हक रखता है अबरेज पर। फिरोज खान ने समझाना चाहा। वो हम भी तो हक रखते हैं, बहन है वो हमारी, मेरी जान बसती है अबरेज में। उस साइको इंसान के पीछे मैं अपनी बहन से दूर नहीं हो सकता और ना ही उसके हवाले कर सकता हूँ। बेटा वो उसके निकाह में है। ऐसा तो रुबाब भी मेरे निकाह में है, पर मैं भी पूरा हक रखता हूँ उसकी बहन पर। इर्तिजा गुस्सैली आवाज़ में बोला। खान साहब इर्तिजा ठीक कह रहे हैं, हमारी भी बहू है इस घर में। मेरे ख्याल में अब रुखसती के लिए बात कर लेनी चाहिए। बड़ी हवेली वाले नहीं मानेंगे जुलेखा। फिरोज़ खान फ़िक्रमंद लहजे में बोले। कैसे नहीं मानेंगे? उनका बेटा मन मर्जियाँ करता फिरे और पाबंदियाँ हम पर आयद हो। पहले ही उसको बहुत छूट दी हुई है मैंने। ये जिस तरह वो अबरेज को लेकर गया है इसी तरह मैं उसकी बहन को लेकर आऊँगा। इर्तिजा काटदार लहजे में बोला था। गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जबकि अरहम ने चौंक कर अपने नाला को देखा जो एहतशाम से बिल्कुल कम ना था। दोनों टक्कर के लग रहे थे। इर्तिजा बेटा मैं बात करता हूँ सिकंदर खान से। फिरोज़ खान इसके गुस्से को देखकर मसलिहत के तहत बोले, जिसका बस नहीं चल रहा था कि एहतशाम को अभी जाकर 2-3 जड़ दे। तुम लोग कहाँ गए थे? इर्तिजा ने अब खूनख्वार नज़रों से अरहम को देखा, जिसकी बदौलत एहतशाम अबरेज को लेकर गया था। इससे पहले कि अरहम उनको तफसील बताता, बड़ी हवेली के 3 सपूत अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम, उन तीनों यक ज़बान बोले, जबकि छोटी हवेली के मकीन उनको देखकर हैरान हुए थे। वो सलाम का जवाब देकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तभी अहमद, जारून और साहिर बी जान की तरफ बढ़े और उनसे मिलकर बारी बारी सबसे मिले। कैसे हो बेटा? बी जान प्यार से उनको देखती बोली। हम ठीक हैं जान। बी जान आप कैसी हैं? अहमद उनके पास बैठकर प्यार से बोला, जबकि जारून साहिर अरहम के पास बैठ गए थे। वो अरहम को यूनिवर्सिटी में मिल चुके थे और ये भी जानते थे कि अरहम और अबरेज एक ही क्लास में हैं। वो अबरेज को बताना चाहते थे, पर अरहम ने उनको मना कर दिया था अभी ना बताएं, क्योंकि वो उसे थोड़ा तंग करना चाहता था। फिरोज़ खान और इर्तिजा तीनों को यूँ देखकर काफ़ी हैरान थे। वैसे तो बड़ी हवेली से सिवाय अबरेज के कोई ना आता था। खैरियत? इर्तिजा ने उनको देखकर आईब्रोज कराई। उसकी भारी आवाज़ पर वो तीनों जिनको को देखकर लग रहा था कि गप्पे हाँकने आए हैं, एकदम गड़बड़ाए। लाला आज एहतशाम भाई और अबरेज की मेहंदी है और कल शादी है, उसी की दावत देने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा है कि आपको लाजमी आना है। अहमद की बात सुनकर वो तीनों चौंके थे। इर्तिजा ने हाथ की मुट्ठियाँ भींची। वो कुछ कहने ही लगा था कि फिरोज़ खान ने उसके बाजू पर हाथ रखकर रोका, जबकि वो सब अब इर्तिजा के तासुरात देख रहे थे जो ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। तभी वो लब भींचे वहाँ से उठकर चला गया। कुछ देर तक वो सबसे बातें करते उनको आने का कहकर वहाँ से निकल आए थे। नहीं मोरे, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ बीनिश का। मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। मैं उस अबरेज को जान से मार दूंगी। बीनिश हिज़यानी होकर चिल्लाई थी। वो पूरा लाउंज जो नक्शा बिगाड़े गम और गुस्से की शिद्दत से आंसू बहा रही थी।
जबकि माहम बेगम को खुद हवेली वालों से नफरत हो रही थी। उनकी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि बिनेश एहतशाम की दुल्हन बने। जब से हवेली से कॉल आई थी बिनेश पागल सी हो गई थी। उन पर यह खबर बम की तरह गिरी थी। बस करो मेरी जान, क्या बस मोरे, वो किसी और की ज़िंदगी में शामिल होने जा रहा है, कैसे कर सकता है वो ये? एहतशाम सिर्फ मेरा है, मैं आज उस चुड़ैल को जान से मार दूंगी। बिनेश लाउंज में दाएं साइड की दीवार गीच शीशे पर वाज मारकर चकनाचूर कर चुकी थी। माहम बेगम को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जबकि फराज दरवाजे में खड़ा अपनी बहन की जुनूनी रूप देख रहा था। उसे भी तो झटका लगाता है शाम और अबरीश की शादी का सुनकर। बस मेरी जान, भूल जाओ, उसे दफ़ा करो। शुरू से ही वो उसके निकाह में थी। माहम उसको फर्श पर उठाते बोली, जो घुटनों पर सर रखे हिचकियाँ बढ़ते लरज रही थी। मोरे, एहतशाम उसे पसंद नहीं करता, वो नफरत करता है उससे। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे, एहतशाम जानता है। बिनेश माँ के गले लगी शिद्दत से रोती थी। बस बहुत हुआ अबरीश शाहनवाज, तुम्हें मैं एहतशाम का कभी नहीं होने दूंगी। एहतशाम मेरी बहन का है और तुम मेरी हो, मेरी ना। तुम्हें ना बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर अब नहीं। फराज बड़बड़ाया और कदम बढ़ाया। खामोश हो जाए बिनेश, हो जाओ। बिनेश उसके रोने पर वो चिढ़कर बोला। जबकि बिनेश ने देखा, मैं जानता हूँ तुम एहतशाम को पसंद करती हो और एहतशाम सिर्फ तुम्हारा ही है। कैसे हो तो शादी हो कर रहा है, सब्र रखो, ये शादी हो लेने दो। एहतशाम खुद उसे तलाक देगा। और फराज कमीनगी से मुस्कुराया। जबकि बिनेश रोना भूले उसे देख रही थी। असल बात क्या है वो उसके चेहरे को देखती कुछ सोच कर बोल चुकी, बहुत कुछ सोच चुकी थी। मैं अबरीश को पसंद करता हूँ। वॉट? वो दोनों माँ बेटी चीखी थी। मैं हरगिज़ उसको तुम्हारी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी। माहम बेगम चिंगाड़ी, वो बात की बात है मोरे। ये कहकर फराद अपने कमरे की जाने बढ़ गया। जबकि पीछे माहम अबरीश के उस ज़ेरे लब कोसती रह गई थी। हवेली की सारी तब्दीलियाँ मुकम्मल थीं, तैयारियां मुकम्मल थी। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। फंक्शन के लिए लॉन को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। शाम का वक्त था, सूरज डूबने वाला था। उसमें बरकी कमकमें रोशनाई जगमगा रही थी। ये पुरकैफ नज़ारा पेश कर रही थी। रंग बिरंगे फूल हवा के दोष पर लहराते रक्स पेश करते माहौल में भले लग रहे थे। लॉन की एक तरफ बड़ा खूबसूरत तरीके से स्टेज सजाया गया था। गेंदे के फूलों से सजा स्टेज जिस पर एहतशाम और अबरीश का नाम लिखा गया था। दरमियान में लाइटिंग की हुई थी। घर वालों के लिए लॉन में बड़े सोफे और टेबल सेट किए गए थे। एहतशाम को किसी काम से बाहर गया होता, जैसे ही हवेली आया तो दंग रह गया। सबके मना करने के बावजूद ये सब दिल खोलकर ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे। वो सर झटक कर लॉन्ज में आया और खानम बी के पास बैठे। क्या ज़रूरत थी इतना बखेड़ा करने की? एहतशाम घबराहट गंभीर आवाज़ में सबसे बोला, आपको तो बखेड़ा ही लगना है, पर हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आपकी शादी धूमधाम से करें। अगर किसी को बुला नहीं सकते तो क्या हम भी खुशी ना मनाएं? खुशी किस लिए? एहतशाम ने आईब्रोज कही। जबकि खानम भी घूर कर रह गई। अपने पोती दे रहे हैं मियाँ, उसकी खुशी, तो आप अपनी पोती को उस जहरीली शख्स की कैद में देने पर खुश हैं? एहतशाम ने लब दबाया। बहुत खुश हूँ, मेरी मुराद पूरी होने जा रही है। खानम भी खुशी से चूड़ लहजे में बोली। पहले अपनी पोती की मुराद भी जान लें। खानम भी ये सुनकर 400 वॉट का झटका लगने वाला है। एहतशाम उनसे कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। जबकि पीछे सब सोच में पड़ गए कि अब अबरीश को कैसे बताएं। अबरीश उठो, उठो भी। महानूर रुबाब उसे मुसलसल उठाने की तगदों में लगी थी। उफ, क्या है, सोने दें। अबरीश ने एक आंख खोलकर उसको देख के मुंह बनाया और करवट बदल ली। बाद में सोना, पहले उठो और तैयार हो जाओ। महानूर और रुबाब उसे बाजुओं से पकड़कर खींचकर उठाती बोली, तैयार किस लिए? अबरीश उठकर बैठी और उनको देखा जो तैयार सजी संवरी खड़ी थी। आज मेहंदी है। रुबाब नजर चुराती बोली, किसकी मेहंदी? तुम्हारी। महानूर ने कहा। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। अबरीश उलझ कर बोली, तुम्हारी मेहंदी है। जबकि अबरीश का दिल किसी अनहोनी से धड़का था। मेरी मेहंदी? हाँ, तुम्हारी और एहतशाम भाई की। रुबाब ने उसके चेहरे पर बाल समेटते कहा, जो शशु सी उनको देख रही थी। एहतशाम भाई के साथ मेहंदी? अबरीश धक धक करते दिल से बोली, हाँ, तुम्हारी एहतशाम भाई के साथ शादी हो रही है। कहना था कि अबरीश को लगा उसका सांस बंद हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप रोशिया? मजाक मत करो। अबरीश सदमे में घिरी मध्यम आवाज़ में बोली, मैं सच कह रही हूँ अबरीश। वो उसके गाल पर प्यार करती बोली। जबकि अबरीश की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। डुबडबाई आंखों से उनको देखकर फ़ौरन से बेड पर से उठी और बगैर दुपट्टे के नंगे पैर नीचे को भागी। ये खबर ही उसके लिए किसी क़यामत से कम न थी जो रुबाब उसे सुना चुकी थी। सब घर वालों ने अबरीश को रिएक्शन के पेश नज़र पहले उन दोनों को भेजा था। अबरीश रुको, अबरीश मेरी बात। वो उसके पीछे लपकी पर अबरीश दरवाजे से बाहर निकल गई थी। मोरे खाना, बड़े पापा, बड़ी मम्मा, छोटे पापा। वो जीने उतरती ऊंची आवाज़ में उनको पुकार रही थी। वो सब जो लाउंज में बैठे थे, महामा जो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, सब अबरीश की तरफ मुतवज्जो हुए, जो बिखरे बाल, बिखरा हुलिये के बगैर दुपट्टे के रोती हुई उनकी जाने बढ़ रही थी। जबकि एहतशाम ने उसे देखकर जबड़े पीछे, जो अपनी हालत से बेगाना होकर सबके बीच चली आई थी, गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। खानम भी एहतशाम की तेवर देखकर गड़बड़ाई और उठकर अबरीश की जाने बढ़ी। उसे अपनी आगोश में छुपाया। क्या हुआ बेटा? खानम भी, वो रोशिया भी, वो झूठ है ना? अबरीश उनको सीने से लगी बोली। सब सांस रोके उसे देख रहे थे। सच है। खानम भी ने भी उस पर धमाका किया।
किया था। नहीं ऐसा कैसे, मेरी शादी वो भी, हाँ तुम्हारी शादी वो भी मुझसे है और आज मेहंदी है हमारी। एहतशाम उसकी बात काट कर भारी आवाज़ में गरजा था, जबकि अब्रिश आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी, कैसे जैसे ख्वाब देख रही हो। मुझे नहीं करनी मोरे, मुझे नहीं करनी शादी। शबाना बेगम के पास आते वो उनके गले लग गई थी। ना करने का, मैं तो वैसे भी निकाह में तो वैसे भी हो मेरी, आज ही रुखसती ले लेता हूँ। वो चबा चबा कर बोला। उसकी जाने बढ़ा, क्योंकि वो फराज की नज़र उसके वजूद पर जमी देख चुका था। जब भी वो अब्रेश पर बरहम होता उसको आज ही अपनी दस्तरस में लेने के लिए बढ़ा। अब्रेश के वजूद सनसनाहट से दौड़ गई थी। वो पत्थर की बनी खड़ी हुई एहतशाम उसके करीब आया। चलो, उसका हाथ पकड़कर सबकी नज़रअंदाज की, उसका बाजू से पकड़कर खींचते बोला, एहतशाम ना करो, बच्ची पहले ही डरी हुई है। खानम बोली, डरी हुई है? मैं कोई दूसरी दुनिया से आया हूँ और रुखसती ले रहा हूँ, शादी तो इन मोहतरमा ने करनी नहीं, अब ऐसे ही सही है। एहतशाम बिगड़े तासुरात से बोला। अब्रिश को आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई दिया, जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। एहतशाम की बातें जहन में गर्दिश करने लगी। मैं पूरा हक है तुम पर, नहीं कोई हक नहीं, झूठ है ये। वो बड़बड़ाई। अब्रिश की हथेलियां पसीने से भीग गई थी, एकदम से लहरा कर गिरी थी, इससे पहले कि नीचे गिरती। जल्दी से आगे बढ़कर एहतशाम ने उसे गिरने से बचाया। अब्रिश होश खुर्द से बेगाना होकर उसके चौड़े बाजू में झूल गई, जबकि बीनिश इस मंजर को देखकर पहलू बदल रही थी। वहीं फराज की आंखों में भी चिंगारियां जलने लगी थी। अब्रिश सब उसके बेहोश होने पर एहतशाम ने उसे पुकारा। सब उनकी जाने बढ़े जहाँ वो लब सी उसकी पनाहों में थी। अहमद डॉक्टर को बुलाया। एहतशाम ने उसे बाजुओं में भर कर उसके कमरे में आया और उसे एहतियात से बेड पर लिटाया। उसके पीछे सभी आ गए सिवाय माहम और उसके बच्चों के। सिकंदर खान बेटे को घूर रहे थे, जिसकी वजह से अब्रिश की यह हालत हुई थी। खानम भी अब्रिश के पास बैठी आंसू बहाने लगी थी। शबाना बेगम और नरगिस बेगम उसके हाथ मसलने लगी, जबकि बाकी सब परेशानी हाल खड़े थे। इनको गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं, जल्दी होश में आ जाएंगी। मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है। डॉक्टर ने अब्रिश का चेकअप करने के बाद उनको तसल्ली दी और वहाँ से चली गई। डॉक्टर को छोड़ने दरवाजे तक गया था। वो सब परेशानी से अब्रिश के कमरे में बैठे थे। जो कुछ देर बाद उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली। मोरे, आंखें खोलते ही अब्रिश ने दाएं जाने माँ को पाकर पुकारा, जी मेरी जान। मोरे, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। जबकि बाकी सब अब उसकी तरफ मुतवज्जह होते चुके थे। एहतशाम खिड़की से बाहर देख रहा था। वो थोड़ी देर पहले हुए वाक़े को ख्वाब समझ बैठी थी। नहीं बेटा, वो ख्वाब नहीं सजा। सिकंदर खान की आवाज़ गूंजी और अब अब्रिश ने नहीं छुपा सकते थे, ना ही मजीद कोई झूठ बोल सकते थे। बड़े पापा, अब्रिश ने सिसकी भरी थी। जब भी उन्होंने अब्रिश और एहतशाम के निकाह के बारे में बता दिया। दिलावर खान के कहने पर उन्होंने अब्रिश का निकाह एहतशाम से करवाया था। वो इस वक्त एहतशाम की उम्र 13 साल और अब्रिश 6 साल की थी। दिलावर खान को मुसलसल मिलने वाली धमकियों ने उन्हें ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया था। मुझे शादी नहीं करनी। अब्रिश से सब सुनकर खानम बी की गोद में सर रखे बेतहाशा रोते हुए बोली। उसके इनकार ने एहतशाम को फिर से तेज दिलाया था। आप सब बाहर जाएं। एहतशाम की भारी आवाज़ गूंजी। नहीं, आप कहीं मत जाएं। अब्रिश ने घबराकर शबाना बेगम को रोकना चाहा। मैं अभी आती हूँ बेटा। वो सब बाहर गए तो एहतशाम उसकी जाने बढ़ा। ये क्या ड्रामा है? क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? वो बैठे करीब आता बोला। मुझे आप पसंद नहीं। अब्रिश उठकर कम बैठी और कंबल को मुट्ठी में दबोचा था। तो तुम मुझे कौन सा पसंद हो? जिस तरह मैं तुमसे नफरत के बावजूद शादी कर रहा हूँ, इस तरह तुम भी करोगी? वो उसके चेहरे को देखता दबी दबी आवाज़ बोला, मैं नहीं करूँगी। अब्रिश उसकी आंखों में देखकर बोली। जब एहतशाम तूफान बना, वो थोड़ा सा फासला ख़त्म करते उसकी हद दर्जा करीब आया और बिना उसे समझने का मौका दिए बेड पर धक्का देकर अब्रिश की दाएं बाएं बाजू रखकर उस पर झुकाया। अब्रिश की दबी दबी सी चीख निकली, तुम्हारी हरकतों की वजह से आज तुम मेरी कैद में हो और रहोगी। तुम्हें मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं छोड़ सकता। तुमसे शादी मेरा इंतकाम होगी, जबकि दूसरी शादी मैं अपनी पसंद से करूँगा। वो उसके चेहरे पर फिटकारा। उसकी गर्म सांसों से अब्रिश को अपना चेहरा झुलसता महसूस हो रहा था। एहतशाम को इस तरह देखकर वो फिर से होश खोने के दर पर थी। दिल की धड़कन मामूल से बढ़ गई थी। तैयार होकर नीचे आओ फ़ौरन। अगर 10 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो फिर मैं अपने सारे हक वसूल करने आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरी हो ही और कोई मुझे रोक नहीं सकता। एहतशाम उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ देखकर पीछे हुआ और उसे वार्निंग देता कमरे से बाहर चला गया। अब्रिश सख्त वहशत ज़दा सी दरवाज़ों को देख रही थी, जिसमें से अभी ही वो उसकी दुनिया हिलाकर बादशाह की तरफ करोफर से डरा धमका कर गया था। क्या मैं इस दियो के कब्ज़े में हूँ? क्या मुझे पर ये जहरीला साया है? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। आज तक इस जल्लाद आदमी की मुझसे नफरत की वजह समझ नहीं लगी, ऊपर से ये मेरी ज़िंदगी का मालिक बन चुका है। मैं नहीं होने दूंगी। एहतशाम सिकंदर खान, आपको जीना आपका जीना ना हराम किया तो मेरा नाम भी अब्रिश नहीं। वो झटके से उठ बैठी और अपने गालों पर लुढ़कते मोतियों की मानद नाजू साफ किए। बड़ा शौक चढ़ा है हक वसूल का। मेरे करीब तो आकर दिखाएं। आपको क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आप शेर हैं तो मैं शेरनी हूँ। 10 मिनट तो क्या, मैं आज रात कमरे से ही बाहर नहीं निकलूंगी। कोई नहीं होगी ये मेहंदी। एक तो मुझ पर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा है, ऊपर से मुझे बजाय घर रेस्क्यू करने के मेहंदी का फंक्शन करके मुझे इस पहाड़ तले दबाने पर तुले हैं। वो बेडशीट, कुशन, तकिए, फर्श की जीनत बनाती चीख उठी थी। उसे गुस्सा खाए जा रहा
उसे गम खाया जा रहा था कि वह एहतशाम के निकाह में थी। यार एहतशाम, तेरा शक दुरुस्त निकला, ये ज़रूर तुम्हारे किसी दुश्मन का काम है। मैंने उसका सारा डाटा निकाला है। ये इमरान नामी एक गरीब शख्स का नंबर है। वो इस्लामाबाद के पसमानदा इलाके में रिहाइश पसीर है। उसकी सारी डिटेल तुझे मिल कर दी है। इस वक्त वो फ़रार है। उसका नंबर ट्रैक कर पर लगा दिया है। जैसे ही ऑन होगा फ़ौरन से लोकेशन मालूम हो जाएगी। हारिस की आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। ये सुनकर एहतशाम की पेशानी पर बल पड़े थे, गिरे आंखों में कहर बरपा हुआ था। हारिस की आवाज़ स्पीकर से उभरी थी। ये सुनकर एहतशाम की पेशानी पर बल पड़े थे, गिरे आंखों में कहर बरपा हुआ था। मुझे वो हर हाल में चाहिए हारिस, कुछ भी करो, बस मुझे वो शख्स चाहिए। अपनी पूरी फोर्स लगा दो, उसे तलाश करो। उसके पास अब्रिश की बहुत सी पर्सनल तस्वीरें हैं जो वक्तन वक्तन मुझे भेजता रहता है, यहाँ तक कि उसके कमरे से भी ली गई हैं। जो भी है, अब्रिश की हर एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए वो अभी भी मुख्तलिफ नंबरों से धमकी दे रहा है। अब्रिश के लिए नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो, पर मुझ पर वाज़े ये पर जब मैं वापस कॉल करता हूँ तो नंबर बंद होता है। एहतशाम गुस्से की शिद्दत से गहरी सांसें भरता, जब्त के बावजूद आवाज़ में भारीपन और गुस्सा मुश्तमा कर था। तू फिक्र मत कर यार, हम उसे जल्द ही तलाश कर लेंगे। बस तू भाभी को घर से बाहर मत निकलने देना और उसकी हिफाजत कर। मुझे लगता है कि वो लोग ज़रूर कोई गेम खेल रहे हैं। ज़रूर उसकी पुश्त पर किसी बड़े सामी का हाथ है। हारिस ने पेपर वेट घुमाते कुछ सोचकर एहतशाम से कहा, मुझे जिस पर शक है अल्लाह करे कि वो ना हो, वरना मेरे कहर से नहीं बच पाएगा। एहतशाम आँख का दरिया बना फिरा था। कहाँ बर्दाश्त था कि कोई उसकी बीवी के एक एक पल पर नज़र रखे हुए है और उसी लम्हे की पिक्स भेज कर साथ उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान से बाहर आकर भी वो उसके ख़ास मुलाजिम हवेली और हवेली के हर पल से आगाह रखते थे। कुछ दिनों से उसे अब्रिश की पिक्स मिल रही थी। पहले तो एहतशाम को लगा कि ये अब्रिश है। उसकी फ़्रेश होकर वॉशरूम से निकलती पिक्स और कुछ अब्रिश की लेटे हुए की थी। एहतशाम को देखकर कुछ अजीब लगा। उस कुछ बुरी तरह खटक रहा था। उसने बहाने से महानूर, रुबाब और सजल से पूछा कि कहीं वो ना कर रही हो, पर जब उन्होंने नाइल्मी का इजहार किया तो एहतशाम को सही मायनों में जान निकली थी। कौन था वो, किसकी हिम्मत के वो हवेली तक आ गया। उस दिन यूनिवर्सिटी में अरहम के साथ अब्रिश की ली गई पिक्स किसी अनजान नंबर से आई थी। तुम्हारी बीवी इस वक्त मेरी नज़रों के सामने है, उसे तलाक दोगे या फिर ऐसे ही उठा लूँ? बड़ी मस्त चीज़ है, अब तो सब्र करना भी मुश्किल है। अनजाने नंबर से आने वाली दूसरे मैसेज ने एहतशाम को सर पैर तक झुलसा दिया था। कितनी मुश्किल से उसने खुद पर जब्त किया था और दूसरे दिन ही वो पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंच आया था। उसने अब्रिश को सख्ती से यूनिवर्सिटी जाने से मना किया था कि उसे फिर से धमकी मिली थी। अच्छा हुआ पाकिस्तान आ गए, तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारी बेवी की इज्जत पामाल होगी। एहतशाम के गुस्से से बुरा हाल था। उसने आते ही उसकी तलाश शुरू कर दी। खानों की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने वाला वो सर धड़ से जुदा कर देना चाहता था। शायद वो अभी भी वापस ना आता, पर अब उसका आना ज़रूरी हो गया था। मुझसे दुश्मनी मोल लेने वाला कोई आम नहीं हो सकता हारिस, और ये दुश्मनी अभी की नहीं, बहुत पुरानी की लग रही है। जिसका सरा वो शख्स है। एहतशाम बारोब आवाज़ में बोला। मजीद चंद बातों के बाद वो फ़ोन रख चुका था। एहतशाम का दिल कर रहा था हर चीज़ तहस नहस कर दे, पूरे जिस्म में शोले से भड़कने लगे थे। तभी वो फ़ोन बेड पर फेंक कर वार्डरोब से ड्रेस लेकर वॉशरूम बंद हो गया और ख़ुद को पुरसुकून कर सके। अब्रिश, दरवाज़ा खोलो यार, सब इंतज़ार कर रहे हैं। सजल कब से दरवाज़ा पीट रही थी, पर वो बेहिस बनी कंबल ओढ़े लेटी हुई थी। नो, तुम ठीक हो? जवाब तो दो। सजल आपी, चली जाए, मैं ठीक हूँ। आखिरकार अब्रिश की चुप टूटी। तुम तैयार हो जाओ जान, सजल फिर से बोली। हरगिज़ नहीं, मैं नहीं आऊँगी बाहर। ना मुझे मेहंदी लगवानी है, ना मुझे दियो से शादी करनी है। अब्रिश की भीगी आवाज़ सजल के कानों में पड़ी थी। जाना, सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी क्यूट सी भाभी जान। सजल आपी मत बोलें भाभी, मुझे कुछ होता है। अब्रिश कहकर उसकी सिसकी भरी आवाज़ गूंजी। हाय मेरी शहजादी भाभी जान, मत रो ऐसे यार। एहतशाम भाई बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज़ हैं। चलो शाबाश, बाहर निकलो, वरना भाई खुद आ गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सजल ने उसे एहतशाम के हवाले से धमकाया। बस धमकियाँ देनी आती हैं आपके जहरीले भाई को, और अब आप भी उनकी तरह करवाहट झाड़ रही हैं। अब्रिश दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। तुम देखना, कुछ दिन तक तुम खुद भाई की तारीफ़ें करती नहीं थकोगी, मुझे नहीं देखना। और आपके भाई का काम इस लायक है ना होंगे कि तारीफ़ की जाए। अब्रिश सजल की बात पर भड़क उठी। देखो अब्रिश मेरी जान, इर्तिज़ा लाला भी आने वाले हैं, अगर तुम इसी तरह कमरे में बंद रही तो ज़रूर बड़ी बदमज़गी पैदा होगी। सजल उसकी मिन्नतें करती बोली। एहतशाम जो तैयार वाइट शलवार कमीज़ में मलबूस का फ़ोन तक फोल्ड किए नेक्स्ट से तैयार अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे जा रहा था। सजल की आजिज़ी से भरपूर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो नीचे जाने का इरादा तर्क किए कॉरिडोर से गुजरकर दाएं जाने बने कमरे की तरफ आया जहाँ से सजल की आवाज़ आ रही थी। एहतशाम की पेशानी पर बल पड़े कि सजल दरवाज़ा पीट कर उसे बाहर आने का अंदिया दे रही थी और वो ढीठ बनी
बनी आगे से इनकार की जा रही थी। एहतशाम खामोशी से चलता सजल के पास आन खड़ा हुआ। सजल ने बौखलाकर एहतशाम को देखकर कुछ कहना चाहा कि एहतशाम ने इशारे से उसे चुप रहने का कहकर अंदर से आती अबरिश की बातें सुनने लगा। होने दे बदमज़गी, अच्छा है मेरे इर्तिदा लाला एहतशाम सिकंदर खान का भरता बनाएंगे और उनकी सारी जहर निकाल बाहर करेंगे। उसकी जल्लादियत और गुस्से में मेरे इर्तिजा लाला ही निपटेंगे। और क्या लगता है आपको भाई को मैं डर गई हूँ? डरती है मेरी जूती। मुझे तो बस ये गम है कि दादा जान ने मुझे मासूम पर जुल्म किया। मुझे इस बागड़ बिल्ले से शादी नहीं करनी तो बस फाइनल है। अब अगर दादा जान भी कब्र से उठकर आ गए तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप मुझे सोने दे सजल। अभी पहले ही मेरा दिमाग घूम रहा है, कहीं मैं आपके खूबसूरत चेहरे वाले दिल वाले भाई को के ऊपर ना पहुंचा दूं। अबरिश के गुस्से से भरपूर चबा चबा कर बोले और कंबल सर तक ताले जबकि दूसरी जानिब बाहर खड़ी सजल का छत फाड़ कहका गूंजा। और एहतशाम को अपने लिए अबरिश के अल्फाज और मंसूबों को सुनकर चेहरा सुर्ख हुआ था। आंखों के किनारे में सुर्खी छाने लगी। उसके घूर कर सजल को देखा जिसकी हंसी रोकने का नाम नहीं ले रही थी। एहतशाम की घुरी पर सजल मुंह पर हाथ रखे हंसी छुपाने लगी। तुम्हारी डॉन भाभी का दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाता हूँ कि लाओ इसकी। एहतशाम सजल की आंखें दिखाकर बोला तो वो हंसती हुई बाएं जाने बने कमरे में अबरिश के कमरे की चाबी ले आई। जाओ तुम। एहतशाम ने उसे जाने का कहा। सजल आपी आपको आवाज़ क्यों इस खड़ूस लाट साहब की तरह लग रही है? बाहर से आती मध्यम आवाज़ पर अबरिश कंबल के अंदर से ही बोली। नहीं तो तुम्हें ही लग रहा है, मेरे भाई तो इतने जो सर पर सवार कर लिया है। सजल चहकर कहती। फ़ौरन से रफू चक्कर हुई। कुछ देर बाद एहतशाम एहतियात से बगैर आवाज़ के कमरे का लॉक खोलकर अंदर आया। उसी तरह दरवाज़ा बंद किए बेड की जाने मुड़ा। कमरे में अंधेरा किए, जीरो बल्ब जला हुआ, एसी की कूलिंग तेज़ किए, कंबल ओढ़े गठरी बनी लेटी थी। कमरे की खुनकी बढ़ गई थी। ख्वाबनाक सा माहौल बरपा था। एसी की कूलिंग बढ़ाने के पीछे एहतशाम अबरिश के मंसूबे से बखूबी वाकिफ हो चुका था। वो खुद को बीमार करके इस शादीनामे फंदे से छुटकारा पाने के चक्कर में थी। एक दलफरेब मुस्कुराहट एहतशाम के उनाबी लबों पर छाई थी। गालों के दोनों गड़े वाजे होकर आबोताब से चमकने लगे थे। अगर अबरिश या घर का कोई फर्ज उसे मुस्कुराते देख लेता तो पहली फुर्सत में बेहोश हो जाता। एहतशाम को मुस्कुराते कम ही देखा था। हर वक्त सीरियस मिजाज, अकड़ू दो टोक अंदाज रखता था और उस वक्त वो अबरिश की हिफाजती हदें बांधने पर खुलकर मुस्कुराया था। एहतशाम किसी रियासत का शहजादा कैसी चाल चलता सामने पड़े दो सेंटर सोफे पर बैठा। इस दौरान नजर उस वजूद पर ही जमी थी। एहतशाम एक हाथ सोफे की पुष्ट पर फैलाया, दूसरे हाथ के अंगूठे से शेव सहलाता उसी की जानिब देख रहा था। अबरिश जो दिल ही दिल में एहतशाम को कोसने में लगी हुई थी। एक अनजाना सा एहसास हुआ और सांस रोके अपने कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करी थी। उसे लगा सजल है, तभी पल में पुरसुकून होती बोली। सजल आप ही मुझे नीचे नहीं जाना, बुखार है मुझे। उसकी मासूमियत भरी हिफाजती तदाबीर पर एहतशाम ने आंखें बुझकाई। सजल नहीं, आपका शौहर मजाजी खुदा है जनाब बेगम आलिया। एहतशाम की गंभीर शायराना आवाज़ गूंजी थी। आह! उसकी आवाज़ सुनकर अबरिश चीख मारती झटके से कंबल हटाती उठ बैठी। नजरें सामने बैठे वजूद पर पड़ी तो सांस जैसे सीने में ही अटकने लगी थी। आंखें मुमकिना हद तक फैल गई थी और चेहरा लट्ठे की मानन सफ़ेद पड़ गया था। बड़े मजबूत एहतियाती हिफाजती बंद बांधे हैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए समंदर पार करके आना पड़ा। एहतशाम ने तंज में डूबा नश्तर अबरिश को मारा जबकि अबरिश के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। अगर 10 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो फिर सारे हक वसूल करने आ जाऊँगा, क्योंकि बीवी तो तुम मेरी हो ही और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। एहतशाम का जुमला हथौड़े की मानंद कानों में गूंजा था। अबरिश ने हड़बड़ाकर वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाई, फिर मध्यम रोशनी में क्लॉक की नज़र आ गई पर वक्त ना देख पाई थी। 25 मिनट हो गए हैं मोहतरमा नाजुक जान। तभी एहतशाम की गंभीर तंजिया आवाज़ गूंजी। ये सुनकर अबरिश एकदम से उछली, दिल पसलियों से टकराने लगा था कि उसे लगा वो फिर से बेहोश होने को है। 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो यूं ही खड़ी थी। मैं इस सदमे से बेहोश क्यों नहीं हो रही? अबरिश एहतशाम को देखकर बार बार पलके झपककर हल्का सा बड़बड़ाई, जबकि एहतशाम के तेज़ कानों ने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। तभी निचले होठों के किनारे दांतों में दबाकर अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली हंसी का गला घूंटा। वो जो आतिशफिशा बनकर आया था उसकी हरकतों ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया था। तुम तैयार हो? एहतशाम की भारी आवाज़ एक बार फिर उसकी समातों से टकराई, जबकि अबरिश की खौफ की मानंद कभी सांस तेज़ हो जाती तो कभी थम जाने की हद तक पहुंच जाती। किस लिए? वो अपने दोनों हाथों को मसलती बोली। नीम अंधेरे में वो कुछ देर पहले वाले हुलिये में उसके सामने थी। फ़र्क यह था कि तब एहतशाम को उस पर बला का गुस्सा गालिब आया हुआ था और अब कुछ अजीब सा अनोखा सा एहसास महसूस हो रहा था। उसके पूछने पर एहतशाम ने अपनी ग्रे सुर्ख आंखें उसके वजूद का जायज़ा लेकर जिन नज़रों से उसको देखा था कि अबरिश के पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई थी। वो अपने आप में सिमटती हल्का सा कोकाई, मेरे कमरे से निकल जाए। अबरिश के बिखरे तनफ़ुस से कांपती अपनी उंगली दरवाजे की जानिब की बोली, जबकि एहतशाम जो के पुरसुकून सा बैठा था एकदम से आंखों से शरारे फूटने लगे। गुस्से की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हुआ। तभी जारहाना तेवर लिए लंबे लंबे डग भरता उसकी जानिब बढ़ा। एहतशाम को अपनी तरफ आता देखकर अबरिश बौखलाकर तेजी से बेड पर चढ़कर दूसरी जानिब जा खड़ी हुई। उसकी फुर्ती पर एहतशाम ने दाद देने वाले अंदाज में आईब्रोज उचकाई। अब अगर एक कदम भी अपनी जगह से बढ़ाया तो मुझसे बुरा
कोई नहीं होगा, एहतशाम सर्द आवाज़ में बोला। उसे सख्त गुस्सा आ रहा था अब्रिश को खुद से भागता देखकर। आपसे बोला, कोई यूँ भी नहीं हो भी नहीं सकता। अच्छा है तुम्हें पहले ही जानकारी हासिल है, अगर मसला आगे मसला नहीं होगा। एहतशाम दांत पीसकर उस बेड की दूसरी जानिब बढ़ा। आपको ज़रा शर्म नहीं आती अपनी कज़न के साथ इस तरह की बातें करते हुए? अब्रिश उसे सख्त लहजे में कहकर उचक कर सोफे की पुष्ट पर जा खड़ी हुई। वॉट रबिश, बीवी हो तो मेरी जाहिल दिमाग और लड़की, अब सांसों इंसानों वाला बिहेव करोगी या इससे लाइल्म है आप मोहतरमा? एहतशाम पेशानी पर बल डाले गिरे आंखों में उसे घूर कर बोला, आपने मुझे इनडायरेक्टली हैवान कहा। अब्रिश गहरे गहरे सांस भरती गुस्से से बोली। उसकी नाक और कान गुस्से से लाल हो गए थे, जबकि एहतशाम ने कंधे उचकाए। वो उसे उलझाकर पल में उस तक पहुंचकर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। एहतशाम उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत की उसे बगैर समझने का मौका दिए बाहों में भरे सोफे पर फेंक कर उस पर झुकाए, जबकि अब्रिश इस अफ्ताद पर बौखलाई हुई सी सहमी हिरनी की तरह अपने ऊपर झुके एहतशाम को देख रही थी, जो कि एक हाथ सोफे पर की पुष्ट पर और दूसरा उसके बाजू में रखकर झुका सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा था। क्या कह रही थी तुम कि अगर दादा जान भी कब्र से उठा कर आ जाए तो दादा जान को जहमत देने की क्या ज़रूरत है? इस काम के लिए उनका पोता ही काफ़ी है। एहतशाम उसे करीब उसकी आंखों में झांककर बहुत कुछ बावर करवा गया था, जबकि एहतशाम को खुद पर हावी देखकर अब्रिश का दिल घबरा उठा था। उसने दोनों हाथ एहतशाम के सीने पर रखकर दूर धकेलने की कोशिश की। आज तो तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा, बड़े मसदूबे बनाने लगा है ये चैम्बर। उसकी मदाहमत को इग्नोर किए वो दाएं हाथ से उसकी पेशानी पर उंगली रखकर थोड़ी तक सिरकाता बोला, दूर हटें। वो बिखरे तांसों के माबिन मध्यम आवाज़ में बोली, 10 मिनट तुम्हें दिए थे, अब खुद को मेरा जलाली रूप देखने के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे मुझे ऊपर पहुंचाने से पहले ही मैं तुम्हें वहां का नज़ारा दिखा लाऊंगा। थोड़ी ही देर पहले अब्रिश की सजल से की बातों का एहसास दिलाते ज़ुमानी लहजे में बोला कि वो तड़प उठी थी, पूरा जिस्म सीने से शराबोर हो गया था। एहतशाम उसकी हवाइयाँ उड़े चेहरे को तक रहा था। वो थोड़ा और झुका, इतना कि एहतशाम की नाक अब्रिश की नाक से मिस हुई थी, जबकि अब्रिश भीगी बिल्ली बनी सांस रोके उसे देख रही थी। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला या तो मेरी बात चुपचाप मान लो, जो कि फ़ायदेमंद साबित होगी तुम्हारे लिए, या फिर आज अभी इसी वक्त मुझे मेरा हक। पहला ऑप्शन। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही अब्रिश बोल पड़ी थी। उसे कहाँ एहतशाम की कुर्बत बर्दाश्त हो रही थी, कजा के उसे अपनी रूह जितने नज़दीक आने देता। उसे पहला ऑप्शन ही दुरुस्त लगा था। वो उसे उसी के रास्ते हर तरह से बंद कर चुका था। अगर वो इनकार करती, जिस तरह के एहतशाम के तेवर कह रहे थे, कि कोई बईद नहीं थी कि वो अपने कहे पर अमल कर गुजरता। गुड, अच्छा फैसला किया है। एहतशाम कहकर उससे दूर हुआ और बालों में हाथ फिरता उसे देखा, जो दिल पर हाथ रखे छत को घूरती सांसें हमवार कर रही थी। तभी एहतशाम का फ़ोन रिंग हुआ। अहमद की कॉल देखकर इग्नोर करता उसकी जाने मुतवज्जा हो, जो उठकर बैठी आंसू बहा रही थी। सजल को भेज रहा हूँ, बगैर वावेला मचाए अच्छी दुल्हने की तरह 5 मिनट के अंदर बाहर आओ। अब की बार अगर कोई ड्रामा किया या अपने लाला के सामने रोए तो तुम्हारे इर्तिजा लाला का भरता और डबल रोटी का कचूमर बनाऊंगा। बाद में तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। वो उसे धमकी देकर अच्छी तरह समझा और बावर करवाता कमरे से बाहर चला गया था। ये शख्स धमकी के बगैर बात नहीं कर सकता। आगे क्या करेगा? अब्रिश बच्चों की तरह होंठ निकाले कुछ देर पहले की अपनी सोच पर आंसू बहाती रह गई थी। कमरे से बाहर ना जाने की सज़ा वो उसे सुनाकर जा चुका था, अब तो जाना ही था। वो भी अगला लाया मैं सोचती अपनी जगह से उठकर बुझे दिल से ड्रेसिंग रूम में गुम हो गई।